ऑस्ट्रेलिया की इंडिपेंडेंट फेडरल सेनेटर लीडिया थॉर्प ने तो तहलका मचा दिया। दरअसल हुआ क्या कि इंग्लैंड के जो महाराजा हैं, किंग चार्ल्स, वो ऑस्ट्रेलिया के सरकारी दौरे पर गए हुए थे और वहां उनके सम्मान में एक बहुत भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। लीडिया थॉर्प उस समारोह में गईं और उन्होंने वहां पर जोरदार नारे लगाए और किंग चार्ल्स को बहुत ही साफ शब्दों में कुछ जो है बातें कहीं। मैं लिटरली वही बातें आपके सामने पहले दोहरा दूं ताकि आपको पता चले कि दरअसल माजरा क्या है। उन्होंने कहा कि यू कमिटेड जेनोसाइड अगेंस्ट आवर पीपल, यानी आपने हमारे लोगों का सामूहिक हत्याकांड किया है, उनका नरसंहार किया है। गिव अस अवर लैंड बैक, हमें हमारी जमीन वापस दो। गिव अस व्हाट यू स्टोल फ्रॉम अस, आपने हमसे जो कुछ भी चुराया वो हमें वापस दो। क्या चुराया? अवर बोन्स, हमारी हड्डियाँ, अवर स्कल्स, हमारी खोपड़ियाँ, अवर बेबीज, हमारे बच्चे, अवर पीपल, हमारे लोग। अब इस बात के बाद पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ गई। ये बहस कोई नई नहीं है, बहस बहुत पुरानी है और बार बार नए रूप लेकर के उभरती रहती है। दरअसल हुआ यूं कि एक जमाने में जब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का युग शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने बाकी सारी उपनिवेशवादी ताकतों को पीछे छोड़ दिया। यानी पश्चिमी यूरोप के कई सारे देश थे जिनके बीच में यह होड़ चली कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को, दुनिया के अलग अलग हिस्सों को अपने कब्जे में करेंगे और व्यापार वाणिज्य की अपनी जो तरक्की है उसके लिए काम करेंगे। और जाहिर सी बात है, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए उन्होंने इस क्रम में। तो ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरीके से कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और आज लीडिया थॉर्प ने ये बात बोल करके उस बहस को जिंदा कर दिया कि दुनिया में साम्राज्यवादी कब्जा या दुनिया को गुलाम बनाने के क्रम में दरअसल कितने क्रूर अत्याचार किए गए हैं। भारत, जहां खड़े होकर आज हम बात कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम देश रहा और यहाँ पर भी अंग्रेजों ने बहुत ही दुर्दांत अत्याचार किए। इसके अलावा एशिया के तमाम दूसरे देश, उसके अलावा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और वहाँ से लेकर अमेरिका तक। यानी अगर आप पूरा ग्लोब अपने सामने खोल कर रख लें तो आपको पता चलेगा कि एक ज़माने में अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने, यानी आज का जो नीदरलैंड है, उन्होंने, स्वीडिश लोगों ने, स्वीडन के लोगों ने, पुर्तगाल के लोगों ने, स्पेन के लोगों ने पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। धीरे धीरे अंग्रेज यानी इंग्लैंड उनमें सबसे बड़ा उपनिवेशवादी देश बन गया और ब्रिटिश साम्राज्य की उसने स्थापना की। ऑस्ट्रेलिया भी उसी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जैसा हमारे देश में हुआ, बाकी देशों में भी ऐसा ही हुआ। उन देशों में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुए और एक समय ऐसा आया, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास का वो समय, जब अंग्रेजों को तमाम सारे अपने उपनिवेशों को छोड़कर जाना पड़ा। यानी तमाम देश स्वतंत्र हो गए क्योंकि उनको अब कब्जे में रखना, काबू में रखना या गुलाम बनाकर रखना अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था। तो अब उसके बाद अंग्रेजों ने 1949 में एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की घोषणा की। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में वो सारे देश शामिल थे जो नव स्वतंत्र हो गए थे लेकिन किसी जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। तो उस कॉमनवेल्थ के जो सबसे बड़े प्रतीक हैं वो कौन है? वो हैं इंग्लैंड के महाराजा, जिसको रिप्रेजेंटेटिव ढंग से क्राउन कहा जाता है और अभी ये क्राउन किंग चार्ल्स के पास है। तो जो कॉमनवेल्थ में ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अब जब लीडिया थॉर्प ने इस तरीके की बहस को छेड़ दिया है तो फिर से ये चर्चा आम हो गई है कि दरअसल लीडिया थॉर्प कहना क्या चाहती हैं। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में उन्होंने जो कहा उसका एक अलग प्रसंग है। दरअसल जैसे दुनिया के तमाम सारे देशों में जब अंग्रेज पहुंचे या कॉलोनाइजर्स पहुंचे तो उन्होंने स्थानीय आबादी पर घोर अत्याचार किए और वहां की आबादी को लगभग उसका सफाया कर दिया या उसको हाशिए की ओर धकेल दिया और उन देशों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। भारत में भी आप जानते हैं, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। आज बैटल ऑफ बक्सर को भी हम लोग याद कर रहे हैं किसी खास वजह से। बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो एक तरह से भारत की तीन तीन प्रमुख शक्तियों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और धीरे 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 हमें गुलाम बनाते चले गए। और किस तरीके की आर्थिक बदहाली, गुलामी, दासता, अन्याय, अत्याचार, अपमान का हमें सामना करना पड़ा, उसी से निकलकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम पैदा हुआ और हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया।
लेकिन अगर हम दुनिया के दूसरे देशों पर एक नज़र डालें, तो जब कॉलोनाइजर्स के पांव किसी धरती पर पड़े तो वहां सब कुछ लगभग बर्बाद हो गया, और उसके बाद कॉलोनाइजर्स ने उस धरती को अपने ढंग से नए सिरे से आबाद करना शुरू किया। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो आज का जो अमेरिका है वो दरअसल कभी रेड इंडियंस इनहैबिटेड हुआ करता था। यानी वहाँ की जो स्थानीय बहुत सारी जनजातियाँ थीं, वो जनजातियाँ बहुत ही सादगी से रहती थीं। उनके पास कोई ऐसा इकोनॉमिक मॉडल नहीं था, डेवलपमेंटल मॉडल नहीं था। वो अपने ढंग से काम करते थे, स्थानीय जनजातीय तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था चलती रहती थी। लेकिन जब अंग्रेज वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक के बाद एक करके वहाँ अपना धंधा, अपना बिजनेस जमाना शुरू किया। अमेरिका में श्रम बहुत था, लेकिन अमेरिका में ज़मीन भी बहुत थी, और इस वजह से अंग्रेज़ों को, फ्रांसीसियों को, स्पेनिश को, पुर्तगीज़ को एक समय में लगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खेती कराओ और यहाँ की जो पैदावार हो उसको यूरोप में बेचो और दुनिया के बाकी देशों में भी बेच लो। तो इस तरह उन्होंने वहाँ तंबाकू का उत्पादन करना शुरू किया। पुर्तगालियों ने तंबाकू का उत्पादन करना शुरू किया। अब अगर आपने किसी चीज़ का उत्पादन करना शुरू कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि आप उसको बेचने के भी तरीके ढूंढेंगे। तो पूरी दुनिया को तंबाकू पिलाई जाने लगी, और उसके बाद जो पुर्तगाल और स्पेन के दो उपनिवेश थे, यानी अमेरिका को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, उन पर बाद में काफ़ी बड़े हिस्से पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, और फिर तो पूरी दुनिया को सिगरेट पिलाई जाने लगी, पूरी दुनिया को टोबैको कंज्यूम कराया जाने लगा। बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ आपको कि लोग अपनी तरीके के जो स्थानीय नशे होते थे वो किया करते थे। जैसे आज भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ गांजा, भांग, इस तरीके की चीज़ें जो हैं बड़ी आम हुआ करती थी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने लोगों को तंबाकू कंज्यूम करना सिखाया। और उसके लिए किया क्या जाता था कि ट्रेन की पटरियों के ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े से कार्टन सिगरेट के डाल दिए जाते थे, जहाँ पर कोई कॉलोनी होती थी, बस्ती होती थी, और जाहिर सी बात है कि लोग उसको लूट लेते थे और उसकी जगह पर अपने जो स्थानीय जो उनके तरीके होते थे उसकी बजाय वो तंबाकू का इस्तेमाल करते थे, सिगरेट का इस्तेमाल करते थे। एक बार आपने सिगरेट का इस्तेमाल किया तो फिर आप सिगरेट को तलाशेंगे, सिगरेट को खरीदेंगे। तो इस तरह से एक तंबाकू जो अमेरिका में उगाई गई उसको पूरी दुनिया में बेचा गया। साथ ही साथ चीनी, शुगर केन प्रोडक्शन, इतना एक्सटेंसिव लेवल पर शुगर केन प्रोडक्शन किया गया अमेरिका में कि पूरी दुनिया में उसको बेचा जाने लगा और पूरी दुनिया को सिखाया गया कि आप चीनी खाइए। और आज हम उस ज़माने में लौट आए हैं जहां कहा जा रहा है कि चीनी मत खाइए। सो दरअसल कोलोनाइजेशन ने हमारी ज़िंदगी पर इतने गहराई से प्रभाव डाला है कि आज भी उसके जो ऑफशूट्स हैं उनसे हम जो है निकल नहीं पाए हैं, उनसे उबर नहीं पाए हैं। अमेरिका में इतनी तंबाकू उत्पादित की गई कि अमेरिकन इकोनॉमी को टोबैको इकोनॉमी कहा जाने लगा। इस लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन वहाँ की लैंड का किया गया। अब लैंड चाहिए तो स्थानीय लोगों को धक्का मारना पड़ेगा, उन्हें हाशिए पर धकेलना पड़ेगा। तो उन्हें हाशिए पर धकेलते हुए वो पश्चिम की ओर चले गए, और धीरे 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 आज जो अमेरिका है उसका नक्शा उभर कर सामने आ गया। और इस क्रम में बीमारी से, युद्ध से, नरसंहार से इतनी बड़ी तादाद में स्थानीय आबादी का खात्मा किया गया कि रेड इंडियंस लंबे समय तक वहाँ की राजसत्ता के अंदर, वहाँ के पावर स्ट्रक्चर के अंदर वापस लौटे ही नहीं। दूसरी जो ब्लैक पॉपुलेशन है, ब्लैक पॉपुलेशन का पूरा गणित आपको अफ्रीका से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अमेरिका में खेती करवानी थी, उसके लिए बहुत बड़ी तादाद में श्रम की ज़रूरत थी। स्थानीय आबादी जो है श्रम के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अफ्रीका से दास मंगाए जाते थे। बेहद अमानवीय दास व्यापार जो है वो शुरू किया गया। बड़े बड़े कार्गो जहाज़ों में पहले सामान लाया जाता था, माल ढोया जाता था, और जब माल खाली कर दिया जाता था उसकी जगह पे गुलाम भर दिए जाते थे, और उन गुलामों को ले जा करके अमेरिका में खेती करवाई जाती थी, उनसे श्रम करवाया जाता था। तो ये कॉलोनाइजेशन का एक पूरा कुचक्र है, और उस कुचक्र से ना अमेरिका बरी रहा, ना अफ्रीका उससे बच पाया, ना एशिया के देश हम जैसे भारत और हमारा पूरा भारतीय उपमहाद्वीप बच पाया, और ना ही ऑस्ट्रेलिया बच पाया। तो आज किंग चार्ल्स के बहाने जो ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर ने ये बात कही कि आपने हम पर जो अत्याचार किए हैं उसकी वजह से हम आपको अपना प्रभु या अपना सॉवरेन नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस सीनेटर के जो सेंटीमेंट्स हैं वो कहाँ से जाकर जुड़ते हैं। दरअसल ये एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट्स हैं, यानी कि उपनिवेशवाद का जो अतीत है और उस अतीत में हुए जो अत्याचार है उनकी वजह से राजा ब्रिटेन
या हमारे जो कॉलोनाइजर्स हैं, हम उनकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं कर सकते। भारत इस मामले में अलग रहा। भारत ने कॉमनवेल्थ में जाना स्वीकार तो किया, लेकिन ब्रिटेन के महाराजा को अपना सॉवरेन या संप्रभु नहीं माना। इसलिए भारत की स्थिति ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी अलग है। भले ही हमारे देश के भीतर बहुत तरीके की रेसिस लिगेसी आज भी कायम है और पूरी तरह से डीकम्युनलाइजेशन नहीं हो पाया है, लेकिन जानने वाली बात यह है कि हमारे भीतर आज भी उपनिवेशवाद के दौरान पैदा हुए तमाम सारी बुराइयां छुपी बैठी हैं और बार बार हमें कष्ट देती रहती हैं, हमारे सामने मुंह फैला करके नई नई चुनौतियां पैदा करती रहती हैं। तो आज की इस बहस में, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।